बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने बुधवार को 6 राज्यों में पीएफआई के 12 ठिकानों पर की छापेमारी। चीन से फंड लेने और चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में न्यूज क्लिक के खिलाफ अब सीबीआई की टीम करेगी छानबीन। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद राज्य से विस्थापित लोगों की जमीन हड़पने के मामले आए सामने। सिखों के तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज हुए बंद। अब खबरें विस्तार के साथ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने बुधवार को 6 राज्यों यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में छापेमारी की। ये सर्च ऑपरेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 12 ठिकानों पर चला। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान के टोंक, कोटा, गंगापुर में एनआईए की टीम ने देर रात दबिश की और कई संदिग्धों को भी पकड़ा। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल का बैन लगाया था, क्योंकि संगठन के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले थे। केंद्र सरकार ने ये एक्शन यूएपीए के तहत लिया और कहा था कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। चीन से फंड लेने और चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में न्यूज क्लिक के खिलाफ अब सीबीआई टीम भी छानबीन कर रही है। बुधवार को सीबीआई की एक टीम दिल्ली में न्यूज क्लिक के फाउंडर और एडिटर परबीर पुरकायस्थ के घर पहुंची और उनकी घर की तलाशी ली। लगभग 8 लोगों की टीम पुरकायस्थ के घर पर मौजूद रही। टीम ने पुरकायस्थ की पत्नी गीता हरिहरन से भी पूछताछ की। बता दें कि परबीर पुरकायस्थ फिलहाल इस मामले में एचआर हेड अमित चक्रवर्ती के साथ पहले से ही जुडिशियल रिमांड में है। बता दें कि न्यूज क्लिक के खिलाफ सीबीआई सहित 5 एजेंसियां जांच कर रही हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की थी। उससे पहले दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस केस से जुड़े अलग अलग मामलों में जांच कर रही थी। सीबीआई ने न्यूज क्लिक के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद राज्य से विस्थापित लोगों की जमीन हड़पने के मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच सरकार ने राज्य के लोगों से विस्थापित लोगों की जमीन न हड़पने की अपील की है। साथ ही अधिकारियों को ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। राज्य के कमिश्नर टी रणजोत सिंह ने मंगलवार को इसे लेकर एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के 25 सितंबर के आदेश का जिक्र है। दरअसल 25 सितंबर को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य की धार्मिक इमारतों को अतिक्रमण और नुकसान या नष्ट होने से बचाया जाना चाहिए। मणिपुर सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्थापित लोगों की प्रॉपर्टी और हिंसा में क्षतिग्रस्त होने वाले प्रॉपर्टी की सुरक्षा की जाएगी और अतिक्रमण रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सरकार ऐसे लोगों को दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा छोड़ने का आदेश दे। अगर इसके बाद भी लोग अवैध कब्जा नहीं छोड़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के आरोप में उन पर कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब है कि मणिपुर में 3 मई से मैतेई और कुकी लोगों के बीच जारी हिंसा में अब तक 178 लोगों की जान गई है, जबकि 50,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंपों में रह रही हैं। इम्फाल वैली में मैतेई बहुल है। ऐसे में यहाँ रहने वाले कुकी लोग आसपास के पहाड़ी इलाकों में बने कैंप में रह रहे हैं, जहाँ उनके समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों के मैतेई लोग अपना घर छोड़कर इम्फाल वैली में बनाए गए कैंपों में रह रहे हैं। सिखों के तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज बंद हो गए हैं। श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिद्रा ने बताया कि दोपहर 1:30 बजे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंदी के अवसर पर सुबह 10 बजे पहले सुखमनी साहिब का पाठ हुआ। इसके अलावा 11:30 बजे शब्द कीर्तन हुए। 12:30 बजे साल की अंतिम अरदास हुई। इसके अलावा 12:45 पर मुखवाक हुक्मनामा जारी किया गया। इसके पश्चात दोपहर 1 बजे पंच प्यारों की अगुवाई में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को दरबार साहिब से सचखंड में शुभोधित किया गया। 1:30 बजे कपाट बंद कर दिए गए। साल की अंतिम अरदास और कपाट बंदी के अवसर पर 2500 श्रद्धालु मौजूद रहे। बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा साहिब बर्फबारी के कारण आज 5 महीने के लिए बंद हो गया है।
ईडी के समन के खिलाफ दायर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में वरीय वकील पी चिदम्बरम और वकील पीयूष चिदेश ने अपना पक्ष रखा है। बहस के दौरान सीएम की ओर से कहा गया कि मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता, न ही ईडी ने कोई प्राथमिक इस मामले में दर्ज की है। ऐसे में एजेंसी के समन से ये साफ नहीं हो पा रहा ये समन एक मुख्यमंत्री के तौर पर किया जा रहा है या फिर एक आरोपी के तौर पर। ईडी का ये समन इस आधार पर भी सही नहीं है। वहीं इस मामले में ईडी तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू पक्ष ने पक्ष रखते हुए कहा कि प्रेडिकेट ऑफेंस का मामला है। ईडी की धारा 50 और 63 को चुनौती दी गई है, जिसे विजय मदन लाल चौधरी के केस में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है। अब इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 13 अक्टूबर को दी है। ईडी की ओर से 13 अक्टूबर को बहस की जाएगी। इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट तय करेगा कि हेमंत सोरेन को भेजा गया समन सही है या नियम संगत है या नहीं। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये भी अपील की है कि ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस कानून के आधार को भी चुनौती दी है जिसके तहत हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है। बता दें कि ईडी ने जमीन घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक 5 बार समन जारी किया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में ईडी को पत्र भेजकर कहा है कि मामला अभी कोर्ट में है। पंजाब में सतलुज जमुना लिंक नहर और अन्य मुद्दों पर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। पिछले कल श्रोमणी अकाली दल ने सीएम भगवंत मान का बहस के लिए चैलेंज स्वीकार करते हुए उनके घर के बाहर कुर्सी लगाकर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि वे डर कर मध्य प्रदेश भाग गए हैं। लेकिन बुधवार सुबह सुबह ही मुख्यमंत्री ने विरोधियों को जवाब दिया है। पंजाब सीएमटी ने ट्वीट करके कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल के नेताओं पर निशाना साधा है और सभी विरोधियों को चैलेंज करते हुए कहा है कि वे 1 नवंबर को कुर्सी के लिए किए गए अपने पुरखों के कुर्सीनामे जरूर लेकर आएं, ताकि पंजाब के लोग भी जान सकें कि कुर्बानी देने की बात करने वालों ने उनकी कितनी बार कुर्बानी ली है। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज के डिपार्टमेंट में हरियाणा सीएमओ के दखल की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। सूत्रों की माने तो इसको लेकर अनिल विज बहुत नाराज हैं। नाराजगी की वजह से उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट की भी फाइलें रोक दी हैं। साथ ही वो विभाग से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं कर रही हैं। विभाग से जुड़े कामों को लेकर जा रहे भाजपा विधायक सत्यप्रकाश जरावता, राजेश नागर और कृष्ण मिड्डा को स्वास्थ्य विभाग का काम करने से साफ इनकार कर दिया गया है। नाराज विज ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि मेरे पास से स्वास्थ्य महकमा चला गया है। हालांकि औपचारिक तौर पर उन्होंने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की नाराजगी की वजह हरियाणा सीएमओ के द्वारा रखी गई रिव्यू मीटिंग बताई जा रही है। सीएम की ओर से 5 अक्टूबर को हेल्थ डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रखी गई थी। इस मीटिंग में विभाग की एसीएस सभी विभागाध्यक्ष मौजूद थे। रिव्यू मीटिंग करने के पीछे पेंडिंग कार्यों को पूरा करना बताया गया है, लेकिन वे जिस रिव्यू मीटिंग को अपने महकमे में हस्तक्षेप होना बता रही हैं। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे के 4 महीने बाद 28 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मंगलवार शाम से शुरू हुई ये प्रक्रिया बुधवार सुबह पूरी हो गई। इस दौरान सीबीआई के अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे। बता दें कि एम्स भुवनेश्वर ने नगर निगम को सभी डेड बॉडी डिस्पोज करने की जिम्मेदारी दी थी। बीएमसी की मेयर सुलोचना दास ने बताया कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में महिलाओं ने भागीदारी दिखाई। डोरियों की परवाह किए बिना महिलाएं आगे आई और चिताओं को मुखाग्नि दी। महिलाओं को मरने वालों का धर्म भी नहीं पता था और न ही ये पता था कि वह पुरुष हैं या महिलाएं। गौरतलब है कि 2 जून को बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर में 297 लोगों की मौत हुई थी। इसमें 259 शवों को उनके घर वाले ले गए। कई लोगों की पहचान डीएनए टेस्ट के आधार पर की गई। हालांकि जून से 28 शव एम्स में ही रखे हुए थे। इन शवों को डीप फ्रीजर कंटेनरों में रखा गया था। हिमाचल में करोड़ों की क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड मामले में तार राज्य की पुलिस से भी जुड़ रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि पुलिस के लोग भी इस ठगी में शामिल हैं। कुछ पुलिस कर्मियों ने तो वीआरएस को लेकर ठगी की है। इसमें एक रिटायर्ड हेड कांस्टेबल सुनील कुमार को पिछले कल मोहाली पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड में गिरफ्तार किया है। सुनील के अलावा अश्वनी कुमार को भी पंजाब पुलिस ने इसी मामले में धर दबोचा है। दोनों आरोपी हिमाचल के हमीरपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों ने हिमाचल और पंजाब में लोगों को दोगुना वापस करने का झांसा देकर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कराया था।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस भी इनकी तलाश कर रही थी, पर इससे पहले ही पंजाब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में पुलिस का कनेक्शन मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने खुद डीजीपी संजय कुडू से इस मामले में बात की है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इस फ्रॉड में शामिल पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की लिस्ट मांगी है। वहीं डीजीपी संजय कुडू ने भी ये कहते हुए कन्नी काट ली कि उनके पुलिसकर्मियों के शामिल होने की कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि इस मामले की जांच को गठित एसआईटी ने अब तक 2 मास्टरमाइंड सुखदेव और हेमराज ठाकुर को गुजरात से गिरफ्तार किया है। इन्हें कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज रखा है, जबकि मुख्य सरगना मंडी का सुभाष तेज छोड़कर फरार हो चुका है। पुलिस की एसआईटी उसे भारत वापस लाने के प्रयास में जुट गई है। बता दें कि शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड 200 करोड़ का बताया जा रहा था, मगर 2 मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह लोग प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से साइबर थानों में शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं, उसे देखने से अब ये लगता है कि ये घोटाला 400 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो सकता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।